हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस सीरीज़ का एपिसोड 12 एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आपको पहले की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये भी लगती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और जो कोई इस चैनल में नया है वो पहले पीछे की वीडियो देख लीजिए, जिससे कहानी में जो कुछ हो रहा है वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए जल्दी से कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि राजा जी सू को किंग्स के पास भेज देता है एम्बेसडर के रूप में, ये पता लगाने कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी बड़ी है। और यहाँ पर मिस्टर चॉय कहता है कि ये डेंजरस हो सकता है, पर सू इसके लिए मान जाता है क्योंकि ये राजा जी का कमांड होता है। हालांकि हेसू के पास कोई घर नहीं है डेमी वन के अलावा, तो वो उस पर थोड़ी दया दिखाए। और हेसू कोई ऐसे इंसान नहीं है जिसे वो आसानी से फेंक डाले। और यहाँ पर वो चले जाता है और राजा जी सोचता है कि हेसू से छुटकारा पाना होगा। अगर सू उसे दूर नहीं फेंक सकता तो उसके फादर उसके लिए ये करेंगे। फिर हम देखते हैं मिस्टर चॉय हेसू के पास आते हैं और यहाँ पर वो कोर्ट लेडी ओ के बारे में कहते हैं कि वो क्वीन बन सकती थी पर उनकी किस्मत में नहीं था। तब वो कहती है ये गुड लक था या फिर बैड लक। मेरे जैसे पर्सन से मिलने के बाद वो चले गई, ये जरूर एक बुरा लक था। तब वो कहते हैं वो बिना किसी शिकायत के यहाँ से गई, इसलिए वो बहुत लकी थी। तब वो बताते हैं कि उसे यहाँ से जाना होगा। फिर हेसू कहती है मैं कहाँ जाऊँ जहाँ पर मैं इन सब प्रिंस से कभी ना मिल पाऊँ। फिर हम देखते हैं सू अपनी पैकिंग कर रहा होता है। तभी वो ऊपर देखता है और सामने हेसू होती है। फिर ये दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं और यहाँ सू उसे समझाता है कि वो जितनी जल्दी ये सब कुछ भूल पाए उतना ही अच्छा। तब वो कहती है आपको भी और हाइनेस, आपको भी मुझे भूलना होगा। तब वो कहता है ऐसी चीज़ें बोलना बंद करो और यहीं पर रहना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। तब वो उस हेयर पिन को निकालते हुए कहती है ये सब उसकी वजह से हो रहा है। अगर वो उसकी मदद नहीं करता तो उसे यहाँ से जाना नहीं पड़ता। उसे याद है जिस दिन उसे परमिशन मिली थी यहाँ रहने की, वो बहुत खुश हुआ था और वो वेट नहीं करेगी, इसलिए वो लव और फ्रेंडशिप के बीच का डिफरेंस समझ जाए। अगर वो एक इंसान को इतना सारा प्यार देगा तो उसके लिए मुसीबत पड़ेगी। तब वो कहता है वो तुम हो जो मिसफॉर्चून में आ गई है मेरी वजह से, क्योंकि तुम मेरे साथ इन्वॉल्व हुई हो। तब वो उसे अपने पास खींचता और कहता है मैं तब भी तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और यहाँ पर वो उसे किस करने आगे आता है पर हेसू अपना मुंह मोड़ लेती है। तब वो उससे कहता है डमी, मैंने कहा था मैं तुमसे परमिशन मांगूंगा। फिर वो उसे छोड़ देता है और यहाँ पर वो उसे किस कर देता है और कहता है मैंने झूठ बोला था। फिर वो उस हेयर पिन को लेता है और कहता है मैं इसे बोरो कर रहा हूँ क्योंकि मैं वापस आऊँगा। और वो आगे चले जाता है और यहाँ हेसू सोचती है मैं वेट नहीं करूँगी। हालांकि आपने अपनी जान खतरे में डाल के मुझे बचाया, आप मुझे अपना मानते हैं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। तब सू पीछे मुड़ के उससे बाय करता है और वो मन में कहती है मुझे डर लगता है जब भी हम दोनों मिलते हैं। मुझे पता है मेरे मन के अंदर किसी और के लिए फीलिंग्स है, पर ये इतना मुश्किल क्यों है आपको जाने देना, आपको इग्नोर करना। फिर हम देखते हैं हेसू जा रही होती है और जाते हुए वो उसे देख लेता है पर वो उसे आवाज़ नहीं लगाता। और हेसू भी पीछे मुड़ के देखती है पर वो वहाँ से मुड़ चुका होता है, तो हेसू भी मुड़ जाती है और ये दोनों एक दूसरे के रास्तों से अलग चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं अगली सुबह सू लेटर किंग से आने के लिए रेडी होता है और उससे पहले वो अपना मास्क भी लगा लेता है। और यहाँ दूसरी तरफ हेसू भी पैरिस को छोड़ के चली जाती है और वो यहाँ पर हेसू के लिए लेटर लिख रहा होता है कि तभी वहाँ जुंग आता है जो बताता है हेसू उसे पूरे डेमी वॉन में कहीं नहीं दिख रही है। तब वो भागता है हेसू के कमरे में जो एम्प्टी होता है। फिर वो वहाँ बैठ के रोने लग जाता है और वो हेसू चिल्लाता है जिसकी आवाज़ बाहर तक भी आती है। और हेसू लास्ट टाइम पैलेस को देख के वहाँ से चली जाती है। फिर हम क्वीन और यनवा को देखते हैं जहाँ पर क्वीन बहुत खुश होती है और उन दोनों की जोड़ी को परफेक्ट बता रही होती है, पर यनवा इससे डिनाई करती है क्योंकि अब क्वीन कभी भी फंस सकती है कोर्ट लेडी ओ को मारने के जुर्म में, इसलिए वो उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। तब क्वीन कहती है हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। तब वो बताती है कि उसने भी पॉइजन पिया था, कोई उसे सस्पेक्ट नहीं मानेगा और आइंदा से उसकी मदद को कभी भी उनके घुटनों में लाने की कोशिश मत करना। और वो यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं वहाँ से थर्ड प्रिंस निकलता है जिससे हमें पता लगता है वो वापस आ चुका है और वो यनवा को ऐसे देख के बहुत खुश होता है। तब क्वीन यो कहती है कि वो बहुत डेंजरस है, उससे वो दूरी बना के रखे। तब वो कहता है इसमें तो मज़ा है। तब वो पूछती है कि उसके अंकल से वो मिला। तब वो बताता है कि उसके अंकल मान गए हैं उसकी हेल्प कभी भी करने के लिए। तब वो पूछती है कि उसके बदले उन्होंने क्या मांगा है। तब वो बताता है कि उन्होंने कैपिटल मांगी है। फिर हम देखते हैं 1 साल का वक्त गुजर जाता है। फिर हम यो को देखते हैं जो कुछ मिनिस्टर के साथ राजा जी के पास जा रहा होता है और रास्ते में उसे वुक और जुंग मिलता है जहाँ पर वुक के पूछने के बाद वो बताता है कि राजा जी मरने से पहले 10 इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं और ऐसा लगता है वो क्राउन प्रिंस को राजा ना बना के किसी और बेटे को बनाना चाहते हैं और बहुत लोगों को लगता है वो मैं हूँ। तब जुंग हंसता है और वो कहता है मुझे तो नहीं लगता। तब वो कहता है तुम आजकल कर क्या रहे हो, मैंने सुना है तुम पायरेट्स को यहाँ से भगाने में लगे पड़े हो और तुम मदर से भी मिलने नहीं जाते, वो बहुत हर्ट है। तब वो कहता है मैं जैसा भी हूँ यहाँ पर ठीक हूँ, उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी मदर के पास आप हो तो। तब वो कहता है तुम्हारी टोन को तो देखो, वो जब से ये तुम्हारे साथ रहने लगा है ये बिल्कुल चेंज हो गया है
और वो वहाँ से चले जाता है। फिर हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो बहुत चिंता में होता है, क्योंकि जिन भाइयों को उन्होंने इतना प्यार दिया अब वो सक्सेशन के लिए लड़ेंगे और सफ़र करेंगे, क्योंकि राजा जी बस उन्हें सपोर्ट करते हैं। फिर हम वही को देखते हैं जो राजा जी को मारने आई होती है और वो काम कर लेती है, और इतना ईजी तो है नहीं राजा जी को मारना। और हम देखते हैं वो प्रैक्टिस कर रही होती है, और यहाँ पर बेखा उसे बार बार समझा रहा होता है कि उसे तलवार को स्ट्रेट नहीं रखना है, उसे स्विंग करना है। और वो उसके पास आके कहता है, देखो तुम्हारी वजह से मेरी लिप्स सूज गई हैं। और यहाँ पर वो शर्मा रही होती है, तो वो उसके साथ मजाक करता है ये कह के कि मुझे जाना होगा, मेरी वाइफ ने मेरे लिए खाना बनाया होगा और वो इंतजार कर रही होगी। और यहाँ पर वही ये सुन के परेशान हुई होती है। तब वो पूछती है कितने साल हुए तुम्हारी शादी को और तुम्हारे बच्चे भी हैं? तब वो कहता है देखना पड़ेगा, 20 साल हो गए हैं और एक ग्रेट सन भी है। और फिर वो बताता है वो अपनी मदर की बात कर रहा है और उसे जाना होगा। तब वही उसके पीछे आ जाती है उसे मारते मारते, और वो चले जाता है। तभी वो वापस आता है और उससे कहता है प्रैक्टिस करना अच्छी बात है पर हर्ट मत होना, ओके। और वहाँ से चली जाता है। फिर हम देखते हैं युन को, जहाँ पर सुनद्योक उसका टेस्ट ले रही होती है, और अगर वो गलत जवाब दे रहा होता है तो वो उसे मार्क कर रही होती है। फिर हम देखते हैं उसके पूरे मुंह में मार्किंग हो चुकी होती है। तब वो कहता है ठीक है, तुम्हें जो कुछ लेना है मेरा ले लो, हाथ मुँह पैर जो भी लेना है ले लो। फिर वो उसके दूसरे हाथ में मार्किंग करने जा रही होती है, तभी वो उसे रोकता है ये कह के कि वो सूखा है। और यहाँ पर वो चुप हो जाती है, और फिर वो रियलाइज़ करता है कि उसने क्या बोल दिया। तो वो उसके पीछे आके पूछता है क्या तुम रो रही हो? तभी उन पे अटैक हो जाता है और सुनद्योक युन को बचा लेती है, और तभी उसके बाल खुल जाते हैं और युन यहाँ पर 2 मिनट तक उसे ही घूरता रहता है, क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही होती है। और हमें पता लगता है ये हमला ग्रैंड जनरल ने किया था, ये पता लगाने की सुनद्योक अभी भी एक्टिव है कि नहीं। और यहाँ पर वो युन को सुनाने लग जाता है, तभी युन खड़ा होता है और उसके एल्बो में लगी होती है। तब सुनद्योक कहती है क्या मैं फूंक मार दूँ, और वो उस पर फूंक मारती है। फिर हम देखते हैं यनवा और थर्ड प्रिंस को, जहाँ पर थर्ड प्रिंस यनवा को शादी के लिए फिर से प्रपोज करता है। और यहाँ पर वो बताता है कि वो राजा बनने के बाद अपनी पहली वाइफ को डिवोर्स दे देगा और उससे शादी कर लेगा। और इसके रिप्लाई में यनवा कहती है कि वो उसकी बातों में नहीं फंसने वाली, क्योंकि जो उसकी वाइफ के फादर है वो मिस्टर पार्क है, और मिस्टर पार्क उसे राजा बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, इसलिए वो उन्हें नहीं छोड़ सकता। तब वो बताता है कि जनरल पार्क लेटर बेक चीज़ में आता है और राजा बनने के बाद उसका उनसे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर वो उसे रिंग पहना देता है ये कह के कि मुझे पता है लोगों को कैसे काबू में लाना है, हम दोनों मेड फॉर ईच अदर है ना। तभी वहाँ पर वो आ जाता है जो उसे कहता है कि उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए, वरना लोगों को गलत फैमिली हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों ही अलग नेचर के हैं। तब वो बताता है कि वो यनवा से मिलना है ना कि उससे। तब वो कहता है पीस गैदरिंग आने वाली है, ये बहुत अच्छा मौका है राजा जी को मार के हटाने का। तब वो कहता है ऐसा कौन सा बेटा है जो अपने ही पेरेंट्स को मार दे। तब वो कहता है और ऐसा कौन से फादर हैं जो अपने ही बच्चों को मार दे। और यहाँ पर सीरियस हो जाता है माहौल। तो फिर वो हंसने लग जाता है और वो उससे कहता है ये मजाक है, वैसे भी तुमने प्रॉमिस किया है कि तुम मेरा साथ दोगे ना कि क्राउन प्रिंस का। और वो वहाँ से चली जाता है। तब यनवा वुक से पूछती है कि वो थर्ड प्रिंस के शैडो में क्यों रह रहा है, वो राजा क्यों नहीं बन जाता। तब वो अपना मास्टर प्लान बताता है कि जब थर्ड प्रिंस राजा बन जाएगा सब उसे ट्रेटर मानेंगे, और वो उसे हरा के जब राजा बनेगा सब उसे हीरो मानेंगे। तब यनवा उससे पूछती है क्या उसे पूरा यकीन है कि थर्ड प्रिंस उसे धोखा नहीं देगा। तब वो कहता है तुम पेयरिंग बहुत सूट कर रही है, और यनवा समझ जाती है कि वो उसे हॉस्टेज की तरह यूज करेगा। और यहाँ पर यनवा की शक्ल देखने लायक होती है। और यहाँ पर मुझे वुक की वो वाली बात याद आती है जब उसने कहा था कि यनवा अब से उसकी स्वीट सिस्टर नहीं, वो दोनों एक दूसरे के कर्जदार हैं। फिर हम कुछ मेट्स को कपड़े धोते हुए देखते हैं और उनके साथ सू भी होती है। और यहाँ पर 2 मेट्स लगातार प्रिंस के बारे में बातें कर रही होती है और हेसू से भी पूछ रही होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है वो दैमीवॉन से आई है। और यहाँ पर वो बार बार प्रिंस के बारे में पूछ रही होती है। तो हेसू कहती है अगर उनके बारे में बात ना ही करो तो तुम्हारे लिए सही रहेगा। फिर हेसू अपने कपड़े धो के वहाँ से जा रही होती है कि उनमें से एक मेड हेसू को गिराने की कोशिश करती है, पर हेसू बच जाती है। फिर वो अपनी बास्केट नीचे पटकती है तो दोनों मेड भी उसे लड़ाई करने के लिए खड़ी हो जाती है, और एक मेड उसके ऊपर कपड़ा फेंकती है तो हेसू भी उसी कपड़े को उसके ऊपर फेंकते हुए कहती है कि बस अब बहुत हुआ। और यहाँ पर वो मेड उसके पास्ट लाइफ के बारे में कहने लग जाती है कि उसने अपने ही सुपीरियर को मार डाला, वो बहुत अनलकी है, जिसे सुन के वो चुप हो जाती है। फिर हम देखते हैं जुंग और वुक भी उसी साइड घूमने आते हैं और वो हेसू को ऐसे देख लेते हैं और वुक उसे देख के वहाँ से चले जाता है। और हम देखते हैं हेसू को यहाँ पर बुली किया जा रहा होता है। फिर जुंग वुक के पीछे पीछे भागता है और यहाँ वुक उससे पूछता है तुम जानबूझ के मुझे वहाँ ले गए ना। तब वो उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या कारण है उसका सू को ऐसे छोड़ देना, उसे पता है कि वो सू से प्यार करता है। तब वो बताता है कि उसे भी नहीं मरना है, वैसे भी सू अब एक वाटर लेडी है जो पैलेस की सबसे लोएस्ट रैंक है, वो उसकी परवाह क्यों करे, और उसे भी उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पैलेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हें एक गलती की वजह से निकाला जा सकता है। फिर हम हेसू को देखते हैं जो अपना डिनर कर रही होती है अकेले। तभी वहाँ वो आता है और वो उसे देखती है
और उसके चलने से पता लगता है कि उसे अभी भी दर्द होता होगा चलने में। और यहाँ पर वो उसके चोट के बारे में पूछता है और फिर एक्सप्लेनेशन देने लग जाता है कि वो 1 साल तक हेसू से मिलने क्यों नहीं आया। पर हेसू को ये सब कुछ नहीं सुनना होता और वो उससे पूछती है क्या उसे एक भी बार उसकी याद आई। तब वो बताता है कि उसने उसे हर रोज़ मिस किया, हर एक मोमेंट मिस किया। और वो कहती है यही मेरे लिए इनफ है। और यहाँ पर मुझे कोर्ट लेडी ओ की याद आती है। और यहाँ वो कहता है सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, एक बार उसे पावर मिल गई। तभी वो कहती है कि वो ज़्यादा उसके लिए कोशिश ना करे, वो अपने आप को ज़्यादा हर्ट ना करे। तब वो कहता है तुम भी अपने आप को हर्ट मत करना, मैं जितना सॉरी हूँ मुझे उससे ज़्यादा सॉरी फील मत करवाओ। और वो वहाँ से चले जाता है। फिर हम देखते हैं सू आ जाता है वापस किंगडम में। फिर वो लेटर किंग्स की सारी खबर राजा जी को देता है और ये सब सुनने के बाद राजा जी तय करता है कि अब उसे खितान जाना होगा। पर सू यहाँ मना कर देता है क्योंकि राजा जी ने अपना प्रॉमिस तोड़ा होता है और अब वो कुछ भी नहीं करेगा। तब राजा जी कहता है तुम्हें अभी भी उस लड़की के लिए फीलिंग्स है। एक राजा किसी को भी दूर फेंक सकता है राज्य की भलाई के लिए, और तुम्हें मेरा थैंकफुल होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे लिए उसे दूर फेंक दिया। तब वो कहता है वो ना ही राजा है ना ही वो बनेगा और उसे भी एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। और वो वहाँ से चले जाता है और राजा जी उस पर गुस्सा करता है पर उनका बीपी हाई हो जाता है। तब ग्रैंड जनरल उनसे कहता है कि बच्चे ऐसे ही बिहेव करते हैं, वो ज़्यादा टेंशन न ले वरना उनकी हेल्थ में असर पड़ेगा। तब राजा जी हंसते हैं और कहते हैं यही तो होना चाहिए कि सू ऐसे ही रहे, अब चाहे वो किसी से भी लड़ाई कर ले वो हारेगा नहीं। उसे इस लेवल में आना होगा कि वो आराम से मर सके क्योंकि अब उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही है और उन सबको अब प्रिपेयर होना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं हेसू को जो कपड़े सुखा रही होती है। तभी उसे कोई दिखता है पर जब वो ढंग से देखती है वहाँ पर कोई नहीं होता तो फिर वो अपने काम में लग जाती है। तभी उसे कुछ एहसास होता है और सू कहता है तुम मेरी बात कभी नहीं सुनती हो, मैंने कहा था तुम्हें वहीं रहने के लिए, वैसे कोर्ट लेडी से ज़्यादा तुम पे ये काम सूट करता है। फिर वो उसे पीछे से हक करता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस किया। और हेसू यहाँ पर खुश हुई होती है पर वो जताती नहीं और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। तब वो उसे सामने करता है और उसके हाथों को देखता है जो काम करने की वजह से ख़राब हो चुके होते हैं और कहता है तुम पहले की तरह बहुत सुंदर हो। तब वो उससे पूछती है कि उसने मास्क क्यों लगाया, उसे तो इससे बहुत नफरत है ना। और वो पूछ ही रही होती है कि तभी सू अपना मास्क निकाल देता है और उससे कहता है मैंने इसे पहन के रखा इन द केस मैं तुम्हें भूल ना जाऊँ। तब हेसू कहती है अब मैं एक वाटर लेडी हूँ और मुझे परमिशन नहीं है एक प्रिंस से मिलने की। तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर सू उसके पीछे जाता है और उसे रोकते हुए उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है पर हेसू मना करती है क्योंकि वो जैसी भी है ठीक है, ना ही वो जी सकती है ना ही वो मर सकती है। और वो मन में कहती है आपको मेरे प्रति अफेक्शन कम करना होगा और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। पर सू उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि वो भी उसकी मदद करना चाहता है जब हेसू ने उसकी मदद की थी। तब वो सोचती है कि सू उसकी वजह से अपने आप को नज़रअंदाज कर रहा है। और यहाँ पर वो कहती है अगर मैं कुछ भूलना भी चाहूँ पर मैं भूल नहीं पाती आपकी वजह से, जब भी मैं आपको देखती हूँ वो सब कुछ मुझे याद आता है जो मैं भूलना चाहती हूँ। इसलिए अब वो हेसू को अकेला छोड़ दे। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं मिस्टर चॉय हेसू से मिलने आया होता है। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर चॉय राजा जी को चाय पिला रहे होते हैं और वो पीने से मना कर रहे होते हैं और यहाँ पर उनकी हालत भी बहुत ख़राब होती है। तब वो बताता है कि ये नई कोर्ट लेडी ने बनाई है और इसमें नए इंग्रेडिएंट्स भी हैं। तब वो पीता है और एक ही टेस्ट में उन्हें पता लग जाता है कि ये हेसू ने बनाई है और मिस्टर चाय को वो हेसू को यहाँ लाने के लिए कहते हैं। फिर हम यनवा को देखते हैं जो उस रिंग को देख रही होती है और नेक्स्ट सीन में वो सू के पास चली जाती है अपने प्यार का इजहार करने। एक्चुअली वो प्रपोजल देने गई होती है शादी का, पर यहाँ पर सू 2 मिनट के लिए कंफ्यूज हो जाता है क्या वो सच में उसकी बात कर रही है। तब यहाँ पर वो बताती है कि एक राजकुमारी के ओहदे से उसके पास सब कुछ था पर तब भी उसे किसी बात की कमी थी और वो चीज़ थी अथॉरिटी, थ्रोन। और यहाँ सू कहता है मैं वैसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं उससे बिल्कुल अपोजिट हूँ जिसे तुम चाहती हो। और यहाँ पर वो कहती है इसलिए तो मैंने तुमसे दूरियां बना के रखी, पर मैं ये चीज़ भूल गई थी कि मैं भी एक लड़की हूँ, मैं तुम्हें पहले से ही चाहती थी और मेरी किस्मत तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। तब सू कहता है मैं डेस्टिनी में विश्वास नहीं रखता और वो ये भी बताता है कि वो किसी और को चाहता है। तब वो कहती है हेसू वो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनका फ्यूचर हो ही नहीं सकता। तब वो कहता है मेरा सू के बिना कोई फ्यूचर नहीं है, अब मैंने ये कह दिया है तो मैं श्योर हूँ मैं सू के बिना कुछ भी नहीं हूँ। फिर हम हेसू को देखते हैं जो राजा जी से मिलने आई होती है और वो दोनों ही रहते हैं सभा में। और यहाँ हेसू नोटिस करती है कि राजा जी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि उसके दादाजी की भी कंडीशन ऐसी थी जब वो मरने वाले थे। तब राजा जी कहते हैं तुम्हें लग रहा होगा कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम आई कहाँ से हो। जो भी कोर्ट लेडी ओ के साथ हुआ उसके बाद मैंने तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवाई और मैंने सबसे पूछा और मेरा कंक्लूजन ये निकला कि तुम अचानक से कोई और ही इंसान बन गई हो जैसे जी मॉन्ग के साथ हुआ था। मेरे सेंस बता रहे हैं कि तुम भी फ्यूचर देख सकती हो। तुम्हें ये पता है कि फोर्थ प्रिंस भी राजा बन सकता है। क्राउन प्रिंस और फोर्थ प्रिंस दोनों की किस्मत में राजा बनना लिखा है
और इस पैलेस में क्या हो जाए किसी को भी नहीं पता। तुम सबको देख रही थी पर इन्वॉल्व मत होना। तब हेसु कहती है कि राजा जी उसे यहाँ से कहीं दूर भेज दें, क्योंकि उसे लगता है कि वो ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाएगी। तब राजा जी कहते हैं अगर वो किसी चीज़ को हैंडल नहीं कर सकती तो वो अपनी आंखें बंद कर दे और उसे अवॉइड कर ले। अगर वो चुप नहीं रह सकती, जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है, तो वो कहीं पर भी चले जाए, उसकी सिचुएशन ऐसी रहेगी। फ्यूचर के बारे में इतना मत सोचो कि जो तुम्हारे पास अभी है उसे भी खो दो। सुयोन ने तुम्हें अपनी बेटी जैसा माना था, इसलिए मैं भी तुम्हें अपनी बेटी मान के ये एडवाइस देना चाहता हूँ। और हेसु वहाँ से बाहर जाती है, तभी उसे अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही होती है, जैसे यहाँ पर कोई लड़ाई कर रहा होगा, पर असलियत में वहाँ कुछ नहीं होता। फिर हम बेका और वही को देखते हैं, जहाँ प्रैक्टिस करते हुए वही को लग जाती है और बेका उसकी चोट देख रहा होता है और वो देखता है कि उसे पहले भी बहुत सारी चोटें लग चुकी होती हैं। तब वो अपना हाथ छुड़वाती है और वो उससे कहता है तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे नहीं पूछना चाहिए ना। तब वो सिर हिला के हाँ करती है और वो उससे कहता है क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ। और वो मना करती है, तब भी वो उसे गले लगा देता है और उससे सॉरी कहता है कि जब वो उसके हार्ड टाइम में थी वो उसके साथ नहीं था। तब वो कहता है हम दोनों तब मिले भी नहीं थे। तब वो कहता है तभी तो मैं सॉरी हूँ कि मैं तुमसे पहले नहीं मिल पाया। और वो चाहता है कि बस अच्छी चीज़ें उसके साथ हो और वो उस पर ट्रस्ट करे। और यहाँ वो ही इमोशनल हो जाती है। फिर वो उससे कहती है कि तुम्हें कोई भी हक नहीं है ये करने का, और पहली बात मैंने तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी। और वो वहाँ से चली जाती है और वो कहता है मुझे अभी तुमसे बहुत कुछ कन्फेस करना था। फिर हम देखते हैं वही रो रही होती है, तभी वहाँ पर सू आती है और उससे पूछती है कि उसके साथ क्या कुछ बुरा हुआ बेका से रिलेटेड। तब वो उससे पूछती है कि वो बेका को कैसे जानती है। तब वो बताती है कि उसकी कज़न उसकी फ्रेंड थी, इसलिए वो जानती है। तब वो कहती है बेका एक अच्छा इंसान है। तब वो कहती है मैं इसकी गारंटी दे सकती हूँ। तब वो कहती है अगर वो पहले जैसी होती तो शायद वो बेका से कभी नहीं मिल पाती, पर अब वो इस सिचुएशन में है इसलिए उसे बेका से मिलना पड़ा। फिर वो कहती है मुझे सब कुछ तो नहीं पता, पर बेका तुम्हारी वजह से हर रोज यहाँ आता, तो तुम उसे अपने आप से ज़्यादा दूर मत करो। तब वो कहती है नहीं, हम क्लोज नहीं हो सकते क्योंकि मैं जल्दी यहाँ से जाने वाली हूँ। तब वो उससे पूछती है क्यों और कहाँ पर। तब वो उससे कहती है तुम्हें याद है जब हम दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे, हम दोनों की पास की कंडीशन सेम थी, इसलिए हम दोनों क्लोज हो पाए। हमने एक दूसरे से नहीं पूछा कि हमारे पास में क्या हुआ, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं, जिससे अगर फ्यूचर में कुछ गलत होता है तो तुम पे कोई मुसीबत ना आए। तब वो कहती है कल पीस गैदरिंग है, इसलिए तुम्हें मुझे अच्छे से सजाना होगा कि अगर वो मुझे एक बारी में देखे तो वो मुझे कभी ना भूल पाए, मुझे ऐसा दिखना है। फिर हम यो को देखते हैं जो मिस्टर पार्क के पास आए होते हैं और यहाँ मिस्टर पार्क बता देते हैं कि उनकी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है और वो लड़की इतनी नफरत करती है राजा जी से कि वो एक ही बारे में राजा जी को मार डालेगी। और यहाँ पर वो कहता है कि क्वीन को इसके बारे में नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि जितना क्वीन राजा जी से नफरत करती है उतना ही उनसे प्यार करती है। फिर हम राजा जी की सभा में यो और वुक को देखते हैं जो उन्हें सजेशन दे रहा होता है पीस गैदरिंग जाने का या फिर ना जाने का, जहाँ पर यो ना जाने के लिए कहता है जिससे लोगों को पता ना लगे उनकी हेल्थ कैसी है, और वुक हाँ कहता है जिससे लोगों को पता लगे कि राजा जी अभी भी हेल्दी है। और राजा जी वुक की बात से एग्री करता है और मुझे लगता है यो ने वुक को फंसाया है। पीस गैदरिंग स्टार्ट हो चुकी होती है और यहाँ पर हेसु जा रही होती है, तभी वो देखती है सू आगे होता है तो वो उसे इग्नोर करते हुए आगे जा रही होती है कि तभी सू उसे रोकता है और उसे हेयर पिन देते हुए शादी के लिए पूछता है। और हेसु यहाँ शॉक्ड हो जाती है और ये सब वो इसलिए कहता है जिससे वो पहले से बाहर जा सके, पर हेसु मना कर देती है। तब वो कहता है अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो तो पहले से बाहर जाने के बाद तुम मुझे डिवोर्स दे सकती हो, तो कम से कम वो अपने लिए ये कर ले। तब हेसु कहती है कि उसे यहाँ पर बहुत सारे काम है और उसकी वजह से वो पैलेस को नहीं छोड़ सकता और राजा जी उसकी परवाह करता है। तब वो कहता है कि वो बस लगातार अपने बच्चों को टेस्ट करना जानते हैं, वो एक फादर होने से पहले एक राजा है, मुझे उनकी साइड में नहीं रहना। तब वो पूछती है क्या हो अगर आप राजा बन जाइए और हैनस आप तब भी यहाँ से जाएंगे। तब वो उससे पूछता है अगर मैं राजा बन गया तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। एक एम्बेसडर का काम बहुत हार्ड होता है, पर कुछ समय मिल जाता है जब मैं फ्री फील करता हूँ और तब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी ऐसे ही आज़ाद रहो, मैं तुम्हारे साथ एक फ्री लाइफ जीना चाहता हूँ जिसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो राजा होना या फिर कुछ और भी मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता। तब वो उसे हेयर पिन देता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि वो उसकी ही है। और यहाँ पर वो 1 मिनट के लिए उसकी बातों में फंस जाती है, पर वो मना कर देती है क्योंकि पैलेस से निकलने के लिए वो उससे शादी नहीं कर सकती। और वो वहाँ से जा रही होती है, तभी हम देखते हैं वो सामने होता है और वो वहाँ से जा रही होती है और सू उसका पीछा कर रहा होता है कि तभी वो उसे रोकता है और उससे कहता है एक प्रिंस की शादी वाटर लेडी से, अपने झूठ से सू को मैनिपुलेट करना बंद करो। तब वो कहता है अगर मैंने कहा ये शादी है तो ये शादी है, और वो जा रहा होता है। तब वो कहता है जो उसकी अभी हालत है वो सब तुम्हारी वजह से है, वो यहाँ पर इसलिए है क्योंकि वो तुम्हारी और क्वीन यो की लड़ाई के बीच में फंस गई, ये सब तुम्हारे से स्टार्ट हुआ है और अब तुम मुझसे शादी कर रहे हो, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा।
तब वो कहता है मैं भी यही फील करता हूँ। मैं तुम्हें वो सब कुछ बताया जिससे तुम हेसू को इनोसेंट प्रूव कर सकते थे, पर लास्ट में तुम कुछ नहीं कर पाए। तुम इतने यूजलेस हो कि मैं गुस्से से तिलबिला रहा हूँ। और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेते हैं। फिर हम पीस गैदरिंग में आते हैं जहाँ पर वही का परफॉर्मेंस आ जाता है और यहाँ पर वो रेडी होती है राजा जी को मारने के लिए। सभी उनकी तरफ देख रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं वेका भी वहाँ आ जाता है जो वही को लगातार देख रहा होता है। और वही भी वेका को देख लेती है और उसने शाही कपड़े पहन रखे होते हैं, तो वो समझ जाती है कि वो भी एक राजकुमार है। और वेका वही को इतनी देर से देख रहा होता है तो वो ये भी नोटिस करता है कि वही लगातार राजा जी को देख रही होती है। तब उसे प्रैक्टिस वाली बात याद आती है कि वो अपनी तलवार को स्विंग ना करके स्ट्रेट रख रही होती है और वो समझ जाता है। और हम देखते हैं वही जैसे ही अटैक करने जाती है, बेका आगे आके वो अटैक अपने ऊपर ले लेता है। और यहाँ पर सू कहता है कि प्रिटेंड करना बंद करो कि तुम्हें अभी भी उसकी परवाह है और अपना मुंह मोड़ के रखो उसकी तरफ जैसे तुम करते आ रहे हो। अब तुम उसके इन लॉज भी नहीं हो, ना ही उसका तुम्हारे से कोई लेना देना है। और यहाँ पर सू नोटिस करता है कि वुक ने आर्मर पहना होता है और दूसरी तरफ वही और बेका एक दूसरे की तरफ देखते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।